अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज से चंद हफ्ते पहले सवाल ये था, मुबाहिसा ये था कि क्या पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात अपने वक्त पर हो पाएंगे या नहीं। 8 फरवरी जो कि वक्त मुकर्रर किया गया है, लेकिन अब मुबाहिसा तब्दील हो गया है। अब सवाल ये है कि इलेक्शंस तो होंगे, इलेक्शंस किस कदर साफ और शफाफ होंगे। इलेक्शंस के नतीजे में क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ पाएगा, जिसका ये मुल्क इस वक्त मुतलाशी है। इस हवाले से अब इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सी सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसमें सफ़े अव्वल में थी ही, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता कुछ रोज़ से बढ़ चढ़ कर इल्ज़ामात लगा रही है कि तमाम गेम मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए सेट की जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ताजपोशी की तैयारियां हो रही हैं, उनको सिलेक्ट किया जा रहा है और सिलेक्टेड राज नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं इस वीकेंड के ऊपर। और आज बड़ी इस हवाले से हंगामा खेज एक्टिविटी का वक्त था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सिंध के मोर्चे में बैठकर एक के बाद एक इल्ज़ाम लगा रही है। शर्जील मेमन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इक़्तिदार में आई हो और वो धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में ना हुआ हो। इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से क्या कहा, जरा सुनिए। जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है। अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। हमारे वो दोस्त है, याद है ना हमारे दोस्त, वो भी लड़ रहे हैं, उनका हक है। मगर अगर वो समझते हैं कि वो तरीके इंसाफ को नकल करके इलेक्शंस लड़ सकते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम फरवरी 8 को उनको भरपूर जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की आजकल की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प और अजीब है। एक तरफ पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं और दूसरी तरफ सेकंड और थर्ड टियर की लीडरशिप भी बिलावल के इल्जामात के ऊपर कोई खास जवाब नहीं दे रही। वो ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात कर रहे हैं, ये बात जो है वो इलेक्शन से पहले की जाती है, ये कोई सीरियस बात नहीं है। और इस किस्म की वाइब्स दी जा रही हैं मुस्लिम लीग नवाज से कि आखिर को इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी चौखट पर आएगी, हम मिलकर एक इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। और ये बात इरफान सिद्दीकी साहब, जिनको मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी मंशूर कमेटी का चेयरमैन बनाया है, उन्होंने वीकेंड पे की। लेकिन ख्वाजा साद रफीक जो सिंध के दौरे पर थे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सिंध में, उन्होंने बिलावल के इल्जामात के हवाले से क्या कहा वो भी सुनिए। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। इसका वाज़ेह मतलब यह यंग मैन के जब इलेक्शन तो सियासतदान जो हैं वो बातें ज़रा ज़्यादा तेज़ कर देते हैं हर तरफ के। हमारे वाले भी करेंगे, दूसरी तरफ वाले भी करेंगे। किस्म की बात जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से की जा रही है। इसी दौरान एक बहुत ही अहम फुटेज जो है वो सरफेस होती है, जो इलेक्शंस की शफाफियत के हवाले से एक बड़ा सवाल उठाती है। जो फुटेज मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन, उनके साहबजादे का वलीमा था और उस वलीमे में शिरकत के लिए मुस्लिम लीग नवाज ने एक वफ्द भेजा। उसमें ख्वाजा साद रफीक शामिल थे, उसमें एयाज सादिक साहब शामिल थे, उसमें मलिक अहमद खान थे। और जाहिर है कि एक अच्छी कमराडरी जो है वो होनी चाहिए, एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। सियासतदान बहैसियत कॉलीग्स, उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, एक मस्बत रिलेशनशिप हो। लेकिन अचानक हमने इस फुटेज के दौरान देखा कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, वो हमें इस फुटेज में नज़र आए। और फिर जो वारफ्तगी का आलम था, जिस वालेहाना अंदाज में उनके गालों को थपथपाया ख्वाजा साद रफ़ीक ने उनका इंट्रोडक्शन करवाया अपने सिंध के सदर बशीर मेमन साहब से। और जब उन्होंने थपकी दी तो ऐसा लगता है कि जैसे कभी किसी बच्चे को कोई पुचकारता है, या फिर जैसे किसी खिलाड़ी को कोच जो है वो अच्छा परफॉर्म करने पर दाद देता है या कोई महबूब के गाल सहलाता है। बिल्कुल उसी तरीके से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, हमने देखा कि वो मोहसिन नकवी साहब के गाल थपथपा रहे थे। और मोहसिन नकवी साहब ने हाथ पकड़ा हुआ था मलिक अहमद खान का और उनकी आवाज़ भी वहाँ पर सुनी गई। उन्होंने कहा कि नहीं,
मैं जाऊंगा तो मैं मलिक के साथ जाऊंगा, मलिक साहब मेरे अलावा किसी के साथ नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान में जो निगरान हुकूमत होती है उसके हवाले से कुछ कवानीन मौजूद है। इलेक्शन एक्ट 2017 5 अगस्त 2023 तक जो मॉडिफाइड सूरत है उसमें आपको वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसका सेक्शन 230 सब क्लॉज 1D कहती है कि जो केयर टेकर हुकूमत है उसको इम्पार्शल होना है, उसको ए पॉलिटिकल होना है, गैर सियासी होना है। वो किसी भी जमात के लिए, किसी भी शख्स के लिए अपनी फेवर जो है वो जाहिर करता हुआ नजर ना आए। इसी तरीके से सेक्शन 230 का सब क्लॉज 2G जो है वो ये कहता है कि केयर टेकर हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो कि एक अटेम्प्ट नजर आए जिससे इलेक्शंस के रिजल्ट्स इन्फ्लुएंस हों या फिर उनके ऊपर कोई इफेक्ट हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर सवाल उठें। अब क्वेश्चन ये है कि मोहसिन नकवी साहब, उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मुसलसल इल्ज़ामात ये लगाती रही है कि वो पार्टिजन हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी ड्यूबियस है। वो एवन फील्ड अपार्टमेंट की सीढ़ियों से उतरते हुए पाए गए और फिर हमने देखा कि वो निगरान वज़ीर आला बन गए और निगरान वज़ीर आला का एक लंबा चौड़ा टेन्योर जिसमें वो तमाम इख्तियारात एक्सरसाइज करते हुए नज़र आते हैं जो कि एक इलेक्टेड जमहूरी लीडर के होते हैं। इतने बड़े सूबे के में जहां पर इलेक्शंस करवाने हैं, तो जो ये फुटेज आप देख रहे हैं, इस फुटेज में इलेक्शन लड़ने वालों और इलेक्शन को कंडक्ट करवाने वालों के दरमियान प्यार और मोहब्बत का ये आलम जब इसका पब्लिक डिस्प्ले होगा तो क्या इससे इलेक्शन की फेयरनेस के ऊपर सवाल उठेंगे। इन तमाम मामलात के साथ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान जा रहे हैं, उनका बलूचिस्तान मिशन है क्या, और मुस्लिम लीग नवाज जो कि बड़ा जोम के साथ ये कहती थी जुलाई के महीने तक, तो ये बात बड़ी जो है वो बढ़ चढ़ कर की जा रही थी कि हमारी मकबूलियत इतनी है कि हम 2/3 अक्सरियत लेंगे और हमें किसी भी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से सीट एडजस्टमेंट करेंगे, ना ही किसी के साथ इत्तेहाद होगा, अलायंस होगा, और हर हलके के ऊपर शेर धाड़ेगा, हर जगह पर अपना कैंडिडेट देंगे। और आज वही मुस्लिम लीग नवाज प्री इलेक्शंस अलायंसेस बनाते हुए नजर आ रही हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी हुई कि ये सब कुछ करना पड़ा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुझे खलील ताहिर सिंधु साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं असदुल्ला खान, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़िया निगार है। आगाज़ जो है वो हम खलील ताहिर सिंधु साहब से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिंधु साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? मुझे ये बताइए कि पहले खबर आई कि गवर्नर हाउस में इजलास हो रहा है, मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप वहाँ पर बैठी हुई है, फिर बाद में उसको कह दिया कि हम ताज़ियत के लिए गए हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब, उनके साथ आपका बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत है, यकीनन होना चाहिए, लेकिन ये जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ दैट इफेक्शन है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इलेक्शन की फेयरनेस के ऊपर सवाल तो उठाएगा। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। जो गवर्नर हाउस वाली बात थी वो यकीनन चूंकि मियाँ साहब 4 साल के बाद आए हैं और गवर्नर ब्रिगेडियर रहमान के जो वाइफ और बेटा गुजरे के पास में बाईपास था मोटरवे था, वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे। तो ये रवायत भी है, रवाज भी है और करना भी सही और कारकुन है। तो उनके अफसोस के लिए वहाँ पे गए थे, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी किसी किस्म की। बाकी जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि अलायंस बन रहे हैं या दूसरी बातें हो रही हैं, अलायंस पे मैं आता हूं सर, अलायंस पे मैं आता हूं। पहले तो मुझे अलायंस पे सर, मैं अलायंस पे आता हूं, मुझे पहले मोहसिन नकवी साहब पे बता दीजिए। आपने फुटेज देखी होगी जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब के ख्वाजा साद रफीक साहब गाल थपथपा रहे हैं। हो सकता है कि उनके दरमियान बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, लेकिन एक न्यूट्रल आपको एटलीस्ट रहने की एक्टिंग ही कर लेनी चाहिए। जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं जवाब में और हाथ पकड़ के मलिक अहमद खान साहब को, क्या मलिक अहमद खान ने इलेक्शन नहीं लड़ना? क्या एयाज सादिक साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ना? ख्वाजा साद रफीक साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ना? वो आपके तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नहीं लेकिन साहब ऐसी कोई बात नहीं है, वो समाजी महफिल की शादी का फंक्शन था वहाँ पे। मैंने भी देखा सारा, मलिक अहमद साहब को भी देखा है और नकवी साहब को भी देखा। यही मोहसिन नकवी साहब है, हमारे लिए बड़े काबिल मुहतरम एहतराम है उनका। इन्हीं को जरदारी साहब कहते थे कि मेरा ये बेटा है तो मेरा बच्चा है, बिल्कुल ऐसे ही वो सारी बातें। तो हमने तो कभी इस बात पे नहीं उठाया। हमें ये भी पता है कि सॉरी फिरोजुल्लाह की सकी मस्जिद है उनके घर है, इसके बावजूद आपने तो कभी इस बात में कोई इतराज नहीं उठाया। ये इलेक्शन जो है ये ये जो 2 बजे तक फ्री हो अफेयर और उसके बाद फ्री हो जाए। ये इलेक्शन बिल्कुल पुरअमन होगा और तमाम जिसको भी लोग चुनेंगे, अगर मुस्लिम लीग नून को चुनते हैं ठीक है, अगर किसी और जमात को चुनते हैं
लेकिन चूंकि मियां नवाज शरीफ अपनी कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ेगा, बाकी जमातें जितनी है वो मियां नवाज शरीफ की मालूम पे इलेक्शन लड़ेगी। बिलावल भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर है, काबिल एहतराम है, लेकिन शुरू से आज हमारे यहाँ पे देखते हैं हम अक्सर कि लोग अगर नाराज हुए हैं ना किसी से, किसी की शादी पे ना जाना या पैसे ना देने हो, तो महीना पहले कहना शुरू कर देते हैं कि हम उनसे लड़े हुए हैं। ये एक तरीकाकार है मतलब सारी बातों का, इलेक्शन का। बाकी दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की है, वेरी पर्टिनेंट, कि इलेक्शन में कोई एनिमोसिटी तो या एनिमिटी तो नहीं होती है एक दूसरे के साथ, सारे इकट्ठे होते हैं। हम तो आपको मैं ओपन बात करता हूँ, तरीके बात भी नहीं लाना चाहते थे, पीपल्स पार्टी थी, जरदारी साहब थे। और आप देखिए बिलावल भुट्टो साहब आज ये बात कर रहे हैं, 4-5 दिन पहले जरदारी साहब ने फोन करके मियां साहब को मुबारकबाद दी है कि आपके पाकिस्तान आने को हम बड़े खुश हुए, पाकिस्तान आया, हम आपको सही मुबारकबाद देते हैं। सही। आपका ना काम नहीं होगा कि दुश्मनी पैदा कर दे। सिंधु साहब थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके इंटरनेट कनेक्शन में, मैं वापस आता हूं आपके पास। शैला साहब, आपको नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है? मोहसिन नकवी साहब की जो प्यार और मोहब्बत का इजहार वो झलकता हुआ टपकता हुआ नजर आ रहा है, उनकी जेस्चर से भी, उनकी स्माइल से भी, उनकी वारफ्तगी से भी मुस्लिम लीग नवाज के साथ। आपको लगता है कि ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है? अब उम्र के जिस हिस्से में, रास्ते में, दुकान पे, किसी जगह हमसे छोटे उम्र के जब लोग मिलते हैं तो या कोई बात करते हैं तो हम फौरन जी बेटा, हाँ बेटा, अच्छा बेटा, इस तरह हो जाएगा। इवन ये कि मुझे अक्सर लोग फोन करते हैं, मुझे नहीं मालूम होता अगली तरफ कितनी बड़ी एज का है, मैं कहती थी जी बेटा नहीं, आवाज नहीं आ रही है वो। तो किसी को बेटा कह देने से जरूरी नहीं है कि उसके वही वाले ताल्लुकात हों कि किसी ने उसको बेटा ना कहा हो जिससे उसके। एक तो पहली बात, ये बेटा कहना, किसी को चाचा कहना, किसी को कुछ कहना, ये तहजीब होती है। आप अपनी तहजीब का इजहार करते हैं, अपनी शफकत का इजहार करते हैं, आप अपने बुजुर्गी का इजहार करते हैं कि कौन आपके लिए किस एज का क्या हैसियत रखता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उससे आपके वो ताल्लुकात हो और वो आप उससे तवक्कुआत वाबस्ता कर ले। तो एक तो ये बात है, क्योंकि मैं अक्सर यही सुनती हूँ कि जी मोहसिन नकवी साहब तो जरदारी साहब के आदमी है क्योंकि वो उनको अपना बेटा कहते हैं। तो भाई अगर कोई उम्र में छोटा मेरे पास आके खड़ा होगा तो मैं उस अंकल को नहीं कहूँगी ना। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मुस्लिम लीग नून के लोगों का ताल्लुक है, हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं है ना। इंसान दुश्मनी तो नहीं है, एक नजरियाती इख्तलाफ है। जब पीडीएम में थे जब भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, जब पीडीएम के में नहीं रहे जब भी बाग में एक दूसरे के खिलाफ लड़ा। बाकी ये है कि पोस्ट अगर किसी की ऐसी हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ वाज़े इंस्ट्रक्शन मौजूद हो तो उसको चाहिए कि एहतियात करें। नहीं, लेकिन शैला साहब आप इसमें जाहिर है कि आप कह रही हैं कि आपकी दुश्मनी नहीं है, हम भी चाहते हैं कि आपकी दुश्मनी ना हो, लेकिन अगर आपकी पार्टी इस बात पर पुर यकीन है, आप ये दिल से समझते हैं कि मियां साहब सिलेक्ट होकर आ रहे हैं और सिलेक्ट होने का मतलब ये है कि अवाम के मैंडेट की तौहीन हो रही है, वोट की इज्जत पामाल हो रही है, अगर ये हो रहा है जो कि आपका इस वक्त मौक़िफ़ है, उस सूरत में अगर आप जमहूरियत पसंद हैं तो आप यकीनन मियां साहब से फिर तो दुश्मनी रखेंगे। दुश्मनी फिर भी नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे को हम उनसे इलेक्शन में अपनी दुश्मनी निकालेंगे ना। हम उनको इलेक्शन में जिस बुनियाद पे हम ये कह रहे हैं हम उस बुनियाद पे बात करेंगे ना, या हम उनके घर की बेटियां उठवा लेंगे अगर पावर आते, या हम अगर पावर में नहीं, दुश्मनी का ये मतलब ये मतलब बिल्कुल नहीं है, ये बात नहीं की जा रही है। अपनी सोशल मीडिया टीम को बेमहाड़ छोड़ देंगे कि मरियम साहिबा जब मंडी बहाउद्दीन जाए तो तुम्हें क्या कहना है, फरयाल साहिबा को कैसे गिरफ्तार करना है। हाँ, जो हमारे उनसे सियासी इख्तलाफात हैं, हम ये समझते हैं कि उन्होंने वोट को इज्जतों का नारा छोड़ दिया है, उन्होंने जो है वो उसकी जगह ताकत से भीख लो, मुकदमात को झोंक दो, अवाम को छोड़ दो, इस पे वो आ गए हैं। वो अपने आप को शो कर रहे हैं कि ही विल मेक और या कि PMLN विल मेक द नेक्स्ट गवर्नमेंट। और अब वो जो है ना वो इस साइड निकल खड़े हुए हैं कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जिनके लिए मरियम साहिबा ने एक के लिए कहा था कि बाप का बाप कौन है, वो 20 पकड़ूं, या कई और छोटी मोटी कुव्वतें जो स्विच के सारे हिसाब से चलती उठती और बैठती हैं। स्विच ऑन किया वो ऑन हो गई,
ऑफ किया, वो हट गई, उनको उठा लूं अपने साथ। तो एक, क्योंकि मार का तो असल होना है पंजाब में ही, और वो वरना अगर वो इतने लोगों से मिलने वाले होते तो आते ही सबसे पहले पीडीएम की जमातों से मिलते, मौलाना फजलुर रहमान वालों से आप पूछे, मेरे साथ कामरान मुर्तजा थे, उन्होंने कहा बिल्कुल उनके साथ सहूलतकारी हुई है, उनको जो प्रोटेक्टेड बेल मिली है। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ कानूनदान होने की हैसियत से कहता हूँ कि ये गलत है। शैला साहिबा, मैं वापस आता हूँ आपके पास। असद, आपने फुटेज देखी, आपको लगता है कि मोहसिन साहब जो हैं, मोहसिन नकवी साहब, वो जिस तरह के हमारा आइन और कानून डिफाइन करता है कि एक केयर टेकर सेटअप को होना चाहिए, वो उसके ऊपर पूरा उतरते हैं? अच्छा देखिए, आपने जो 2-3 चीज़ें डिस्कस की हैं ना, एक गवर्नर हाउस में मुलाकात का जिक्र किया, जिसको सिंधु साहब ने कहा कि नहीं वो तो सिर्फ ताज़ियती एक मुलाकात थी, हालांकि वो 3.5 घंटे की वहाँ पर एक मीटिंग थी, और वो एक मीटिंग थी जिसमें ताज़ियत भी हुई होगी यकीनन। मेरे ख्याल में ये जो इजहार किया जा रहा है कि गवर्नर हाउस में वो जा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वज़ीर आला पंजाब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये हमने इसका तो हमने मुजाहिरा भी देखा कि किस प्रोटोकॉल के साथ वो लंदन से रुखसत हुए हैं, किस प्रोटोकॉल के साथ यहाँ लाहौर पर उतरे हैं, फिर वो हेलीकॉप्टर में बैठ के किस तरह से कितने हजार पुलिस एहलकार रास्ते में लगाए गए थे, बावजूद इसके कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए से मीनार पाकिस्तान पहुंच रहे थे। तो इन तमाम चीज़ों का इजहार जानबूझकर नून लीग कर रही है, और ये एक उनकी डेलिबरेट एफर्ट है, और उसकी वजह है वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि जनाब इस वक्त हालात, वाकयात, माहौल, फिजा, ये सब हम साजगार है हमारे लिए, और ये पैगाम वो 2 लोगों को देना चाहते हैं। एक, वो इलेक्टेबल्स को पैगाम देना चाहते हैं, ताकि वो इलेक्टेबल्स जो कंफ्यूजन का शिकार हैं कि इलेक्शन में क्या होगा, किसने हुकूमत बनानी है, किसके साथ इस वक्त जो है वो सारी ताकत खड़ी है, तो वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि जनाब वो हम हैं, हमारे साथ खड़े हैं, तो देखो ये मोहसिन नकवी के साथ, ये देखो हम गवर्नर हाउस में बिला रोक टोक जा रहे हैं, ये देखो हमें प्रोटोकॉल मिल रहा है, ये देखो हमारे लिए दरवाजे अदालतों में भी खुले हैं। तो ये पैगाम वो दानिस्ता तौर पर दे रहे हैं। लेकिन इस तरह की मैसेजिंग, असद इस तरह की मैसेजिंग जो है वो 2018 में पीटीआई की थी, उससे पहले जो, ये तो हमेशा पाकिस्तान की सियासत में कोई ना कोई जो लाइकिंग्स वाली लिस्ट होती है उसमें रहा है। हाँ, बिल्कुल कोई ना कोई रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये अब अगर नून लीग अपने पॉलिटिकल कार्ड्स इस तरीके से खेल रही है, तो वो सियासी अखाड़े में तो ये सब कुछ चलता है, बस हमारे यहाँ तो चलता है, लेकिन हम तो इसको एक एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए, एक वो भी था कि जब इलेक्शन की रात 2013 को खड़े होकर कहा था कि जी ये वजीर आजम है और ये वजीर आला है, 10 बजे पैगाम दे दिया गया था। वो किसको पैगाम दिया गया था? स्पीच हो गई थी, विक्ट्री स्पीच हो गई थी। तो अब भी पैगाम दिया जा रहा है। मैंने कहा कि 2 लोगों को दिया जा रहा है, एक इलेक्टेबल्स को दिया जा रहा है, दूसरा आवाम को भी दिया जा रहा है। आवाम को बताया जा रहा है कि इधर उधर टामक टुइयां मत मारो, जिसने जीतना है उसको वोट डालो, क्योंकि हमारे यहाँ वोटर का एक माइंडसेट ये भी है कि हारने वाले को डालेंगे तो वोट जाया हो जाएगा। तो ये वो पैगाम दे रहे हैं कि हम जीत गए हैं। ये विक्ट्री स्पीच जो 10 बजे हुई थी, ये विक्ट्री स्पीच 3 महीने पहले आज हो रही है। इस तरह की चीजों को मेरा ख्याल है एक्सप्लेन करके, तो ये जो है ये एक डेलिबरेट एफर्ट है। और मोहसिन नकवी साहब का तो जाहिर हमें नहीं मालूम, अभी आज तो वज़ीर आला है, लेकिन अब वो सियासत में आ गए हैं, तो ऐन मुमकिन है कि वो इलेक्शंस के बाद भी कोई ऑप्शंस अपने लिए सोच रहे हों कि उन्हें क्या करना है। और सियासत उन्होंने पंजाब में ही करनी है। आपको लगता है कि बहुत सारी चीजों का पता है। मुझे ब्रेक लेनी है, शैला साहिबा भी को बात करना चाह रही है, लेकिन वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि इस वक्त मियां साहब जो हैं वो क्यों अचानक आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सब लोगों को बड़े अच्छे से याद होगा कि पीडीएम बनाई गई थी 20 सितंबर 2020। इस्लामाबाद में एक तकरीब हुई थी, पीडीएम में शामिल जमातें वहां पर मौजूद थीं। मियां साहब ने लंदन से खिताब किया था और पीडीएम बनाने का मकसद जो बताया गया था वो ये बताया गया था। उसके बाद आपको याद होगा 16 अक्टूबर का जलसा हुआ गुजरांवाला का, 18 अक्टूबर को कराची में हुआ, 25 अक्टूबर को फिर हुआ कोयटा में, उसके बाद वो आखिरी जलसा गालिबन 16 दिसंबर को लाहौर में हुआ था, जिसके बाद जलसों का सिलसिला रुक गया था। वहाँ पर जितनी भी तकारीर थी उसका लुब्बे लुबाब ये था कि इमरान खान और उनके साथ जो बैठे हुए टोला है
उस टोले ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। उसमें MQM शामिल थी, उसमें बाप पार्टी शामिल थी, उसमें काफ लीग शामिल थी, दीगर लोग शामिल थे, और ये कहा गया था कि सब कुछ करेंगे लेकिन ये जो टोला है मुल्क को तबाह करने वाला, इनके साथ रिकंसाइल नहीं किया जा सकता, इनको पाकिस्तान की सियासत से, सियासी मंजरनामे से उठाकर बाहर फेंकना है। एक बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। उसके बाद पूरी एक कैंपेन चली, मुंतज हुई इमरान खान साहब के आउस्टर पे। उसके बाद वक्ती तौर पे तो चले आपने उनको शामिल कर लिया इमरान खान को निकालने के लिए, आपके लिए वो एक लार्जर गुड था कि आपने उनको निकालने के लिए इन जमातों का साथ ले लिया। लेकिन अब जब इलेक्शन आ रहा है साल 2024 का, तो वही जमातें उनके साथ मुस्लिम लीग नून प्री इलेक्शन अलायंसेस करते हुए नजर आ रही है। वो जमात जो ये कहती थी कि हमसे ज्यादा तो पॉपुलर कोई नहीं है, हम 2/3 अक्सरियत ले लेंगे, तो फिर जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया उनके साथ अलायंसेस बनाई जा रही हैं। MQM को के साथ एक लूज किस्म का इत्तेहाद वो वजूद में आ चुका है। मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप सिंध में मौजूद है, GDA के साथ वो अलायंस करना चाहते हैं। पीर साहब पगारा, उनके साथ मुलाकात हो गई है, उनसे मामलात तय हो गए हैं। सिंध की दीगर जमातों से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, और मियाँ साहब जा रहे हैं कोयटा वो 2 दिन क़याम करेंगे। जाम कमाल साहब, अब्दुर्रहमान खितरान, दीगर लोगों से मुलाकातें वहाँ पर। अभी से ये बात चल रही है मुस्लिम लीग नून के हमने वज़ीर आला किसको बनाना है, जाम कमाल को बनाना है। JUIF कहती है नहीं जनाब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को बनाना है। इतनी श्योरिटी कैसे है मुस्लिम लीग नवाज को? और फिर ये सारी बातें, इसके ऊपर मैं आपको ज़रा सुनवाना चाहता हूँ कि बाप पार्टी जिसके साथ अब अगले 2 दिन में आपके पास तफसील आ जाएगी, उसके साथ भी मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद में चली जाएगी। मरीम नवाज साहिबा बाप पार्टी के हवाले से क्या कहती थी, सुनिए जरा। खुल को इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। और आखिरी बात ये कि जब आपको अपनी अवामी कुव्वत पर एतमाद नहीं रहता, जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। तो सीधी हो गई है, अवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। मरियम साहिबा जो फरमा रही हैं वो आपने सुन लिया। फजलुर रहमान कहा करते थे कि इन्होंने बाप को बाप बना लिया है। एहसन इकबाल कहते थे कि इस्लामाबाद में हर शख्स जानता है कि बाप के लोग किसके कहने पर वोट देते हैं। तो आज बाप जो है वो किसके कहने के ऊपर मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने लगी है। संधू साहब जमाई फरमा दें कि ये जो लुटेरे थे, डाकू थे, जिन्होंने तबाह कर दिया था इस मुल्क को, उनके साथ आप अलायंसेस कैसे बनाने जा रहे हैं, प्री इलेक्शन अलायंसेस? ये जो लुटेरे और डाकू वाली बात है, ये तो परवेज अलाई साहब के लिए थी और इमरान खान के लिए थी, क्योंकि 42 ये सारा उसी का किया था 42 माह में, कि पूरी कौम को उसने एक तरह से आइसोलेट कर दिया और हर इदारे को दबा कर दिया। तो बाकी ये अलायंसेस तो सर बनेंगे नकवी साहब, ये तो बनते हैं और शुरू से बन रहे हैं, इसका कोई ऐसा हरगिज मतलब नहीं है। देखिए अभी हम उस बात पे बहस कर रहे हैं, मैं भी, आप भी, शैला बहन भी, असद भाई भी, नकवी साहब आप भी, मतलब शादी अभी हुई नहीं और हम तलाक पहले कह रहे हैं हो गई। यही तो हम कह रहे हैं सर इलेक्शन अभी आप जीते नहीं, आप हुकूमत साजी कर रहे हैं। हमें यह पता चल रहा है कि सदर किसको बनाना है, वजीर आजम किसको बनाना है, चेयरमैन। सर ये हर पार्टी करती है, फिर हर एक की अपनी ख्वाहिश होती है किस तरह से हो, लेकिन डिपेंड तो करेगा 8 फरवरी पे, 8 फरवरी को रिजल्ट क्या आता है, तो उससे ये सारा डिपेंड करेगा। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये तो सारी पार्टी ऐसे करती है कि हम इसको, बिलावल साहब ने नहीं आज कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर जो है वो जरदारी साहब ने कहा कि वो आप इस दफा लाहौर से नहीं होगा, जाती उमरा से होगा, नहीं हो वट एवर जो भी, तो इसलिए ये सारी बातें होती हैं। सारी बातों में वो नहीं होती बात कोई, लेकिन जिनके बारे में कहा गया था जो कुछ वो 9 मई का वाक्य है उसने सारा कुछ वो खोल के रख दिया कि किन के बारे में ये बात कही गई थी। वरना अदरवाइज तो आप देखिए जनरल फैज ने जो जस्टिस से अपना लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको कहा कि अगर इनकी जमानतें ली तो आप हमारे 2 साल का जो मिशन है वो जाया कर देंगे, लिहाजा आप इनकी जमानतें ना लेना, मरीम साहबा की ना मियां नवाज शरीफ की। तो इस हद तक बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रही है। लेकिन जो मियां साहब ने स्पीच की है उसमें उन्होंने हर चीज ये बुला दी है कि किसी के साथ कोई एनमिटी नहीं है, सारे मिलके। अब चूंकि अवाम देखिए, अवाम को भी तो देखना ना, जिसम और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हुआ है। कैसे रोटी चलेगी 2017 में 2 रुपए की थी, फिर 20 रुपए की हो गई, डॉलर कैसे ऊपर चला गया, इन सब चीजों को पीछे आपने लाना है और ये सारा एक दूसरे के साथ मिलकर ही होगा। और आप देखेंगे इलेक्शन के बाद भी हमारा पीपल्स पार्टी है, जिस तरह शैला बहन बैठी, कोई जिन्होंने बड़ी प्यारी बात की,
कोई एनमिटी थोड़ी होती है जी सियासत में। जो जिसने एनमिटी बनाई थी वो आप अंदर चला गया। आप सबको पता है कि मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, फलां कैसे करवा दूंगा। वो कहता था जेल में एक क्लास होनी चाहिए, आप अपने लिए साइकिल मांग रहे हैं, पता नहीं कहाँ वाली साइकिल मांग रहे हैं, कौन सी मांग रहा है, इसको आप बाकी सहूलतें मांग रहे हैं। तो ये बंदे को सोच समझ के, आपकी बात दुरुस्त है, ये सोच समझ के जो ख्वाजा साहब ने फरमाया बात करनी चाहिए, ताकि कल को जो उसका बात का किए का पछतावा ना हो। सही सही। शैला साहिबा, मुझे बताइएगा कि ये हम इस हिजान से कौम क्यों गुजरे? आप कह रहे हैं सिलेक्टेड राज नामंजूर, नून लीग कह रही है कि ये तो बातें जो है ना वो चलती रहती हैं इलेक्शन से पहले, फिर बैठ के डिसाइड कर लें कि ये तुम रख लो, ये हम रख लेते हैं। लोग भी डिवाइड हो रहे हैं, ये नारे लग रहे हैं, इलेक्शन से पहले एक दूसरे को बुरा भला कहना, उसके बाद मिलकर इक़्तिदार जो है वो निभाना, फिर उसके बाद लड़ पड़ना। इस सारे प्रोसेस से इस मुल्क की कौन सी खिदमत हो रही है, ये तो बताइए। अच्छा देखें जी, ये जो 16 महीने की हुकूमत थी, ये हमारी काविश थी कि हम मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, सबको हमने मनाया, इत्मीनान दिया। और इसके साथ साथ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, मियाँ साहब बाहर थे, हमजा जेल में थे, हमने वफाक और पंजाब दोनों में ऑपोजिशन की, हमने मेहनत की, हमने बेहतरीन सिफारतकारी की, जो कुछ हमारे ज़िम्मे काम था हमने वो किया। आप उसके बाद अगर एक अपने लिए सहूलतकारी ले रहे हैं, आपको एम्बेसडर आ रहा है, आपके साथ एक मुलजिम वाली आपको एक जमानत दी जा रही है, आप सारे गवर्नर्स जो हैं वो हैं जिसमें सिंध में आप एमकेएम के साथ हैं, एमकेएम का गवर्नर है, पंजाब में आपका गवर्नर है, हर जगह पे इस तरह से सारे गवर्नर हाउसेज इस्तेमाल हो रहे हैं। और केयर टेकर गवर्नमेंट की भी बात सबको नजर आ रही है कि किसकी है, क्या चल रहा है, किसने माना। मैंने तो इतनी बात भी नहीं की, असद ने सारी बातें की और बताया, मैं उनको सेकंड करती हूँ। तो उस पे सनद तो हम नहीं लगा रहे, उस पे तो सनद लगा रहे हैं ख्वाजा आसिफ के। वो कहते हैं कि जी बाहर भी उन्होंने भेजा जो भेजते, और ये तो मैच फिक्स्ड था। तो वो बयानिया कहाँ गया जिसमें आप कहते थे कि बेटी का हाथ पकड़ कर आए और खुद को किया तो 16 महीने में भी आ जाते? उसमें ऐसी क्या बात थी? भाई वजीर आजम थे, उसमें भी आ जाते। और अभी अगर आ जाते तो अभी अगर आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाफ कानून सहूलतकारी की गई है और आप उन्हीं पार्टी से मिल रहे हैं जिनके आपको पता है कि उनके बाप उन्हें जहां बिठाते हैं, बकौल आपके, मैं नहीं कह रही, बकौल आपके, तो पीजीएम के मौलाना फजलुर रहमान ने भी आपसे कह दिया फिलहाल नहीं मिलना, और वो भी उनकी पार्टी के, मैंने कहा कि मेरे साथ कामरान मुर्तजा थे, कानून दान है, उन्होंने कहा बिल्कुल इनको सहूलतकारी हुई है जो एक काम आदमी को हरगिज ना होती। तो फिर मैं यही कहूंगी ना कि वोट को इज्जत दो, आपका रास्ता नहीं है, आपका रास्ता हो गया है कि सिलेक्टर से बात करो, सिलेक्टर से मांग लो। और अगर आपने ये किया तो इससे आपको तो फायदा है, लेकिन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको बहुत नुकसान है। और फिर नतीजा वही होगा कि आपको अपने मुखालिफिन का उसी तरह मुंह बंद करना पड़ेगा ताकत में आके, जैसे आपसे पहले वाली पार्टी कर रही थी। और एक दोबारा हम 90 की दिहाई में जाएंगे, क्योंकि हम इस पे खामोश नहीं रहेंगे। हमने पहले दिन सिलेक्टेड वजीर आजम कहा था, वो चिपक गया था, उसके साथ नहीं पीछा छुड़ा सका आखिरी वक्त तक। हम आपको अभी से कह रहे हैं, और आपसे जब हम बात करते हैं तो हम आपसे इसलिए करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टीज से बात करनी है। आपको ये बढ़ के कहना होगा कि नहीं मैं अवाम में ही जाऊंगा। आपके लोग आपके आने से पहले तक इतने क्या कहना चाहिए कि एतमाद नहीं था कि स्कूल के बच्चे लेबल लगा रहे थे आपके पानी की बॉटल्स पे। तो शैला साहब, आप इसको वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देना। आप सिलेक्टेड कह रहे हैं कि ये सिलेक्ट हो रहे हैं, जो बातें आप कर रही हैं, आप ये कह देंगे 8 फरवरी के बाद इनकी सिलेक्शन में हमारा वोट नहीं होगा, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हमें जितना शोर मचाना है हमने मचाना है। इस वक्त जो इस वक्त का किरदार है हम अदा करके रहेंगे। सिंधु साहब आप ही कह दें कि भाई ये जो हमें कह रहे हैं कि हम सिलेक्ट होके आ रहे हैं, हम इनको साथ नहीं बिठाएंगे, हम इनका वोट नहीं लेंगे। आई विल बी द लास्ट पर्सन ऐसी बात कहूं। बाकी शैला बहन कह रही कि वो शोर मचाएंगे, ये शोर मचाए हम काम करेंगे, दोनों ही चलो एक दोनों का काम करेगा। बाकी जो आप कह रही है कामरान मुर्तजा साहब वाली बात, आई एम आल्सो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ये कोई ये मैं मतलब अगर बात करूंगा ऐसी, मैं और असद साहब दोनों
कोर्ट में थे, एक प्रोटेक्टिव बेल एक राइट होता है, और जब एब्सेंशिया में ट्रायल होता है तो वो सजा सस्पेंड होती है। ये लॉ कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं। इसलिए एक आबरा मुल्ज़म नहीं है आप 4 लॉयर बिठा लें और उनसे ये कहलवा दें। वैसे सिंधु साहब देखें, ये तो आप बात ना करें ना, ये जो गोरों ने यहाँ पे हुक्मरानी की उनकी हिस्ट्री उठा लें, उसके बाद ये हम ब्राउन्स की भूरों की हिस्ट्री उठा लें, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुजरिम जिसको सजा सुना दी जाती है वो बाइज्जत बरी होने के बाद बाहर आता है, या सजा काटने के बाद बाहर आता है, या पैरोल पे बाहर आता है, जमानत पे बाहर नहीं आता। मैं आपको रूलिंग भेजता हूँ अभी सुप्रीम कोर्ट की 11 जजेस की है, आप वो पढ़ लें। और शर्जील मेमन साहब का केस भी है, और आप देखिए सजा के बाद भी सस्पेंशन जो होती है सेंटेंस की, वो होती है 426 फौजदारी के तहत। सही। मैं एक बात चले कहना चाहती हूँ। जी शैला साहब कर लें, फिर मैं असद पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में ये कोई अनोखा वाकया था कि एक शख्स को सजा नहीं हुई थी, उस पर मुकदमे थे, लेकिन वो 11.5 साल उसने जेल काटी। और दुनिया में उसका ब्लैक प्रिंस केस जो था उसको बाहर रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन हमारे पाकिस्तान में चला सरदारी साहब के खिलाफ। और वो सारे मुकदमात जिनके लिए ये बात हुई थी कि 10 साल से ज्यादा हो गए जिनको और सियासी बुनियाद पे बनाए गए हैं, उन्हें खत्म किया जाए, लेकिन वो 8040 से ज्यादा थे, लेकिन सिर्फ एक आदमी आसिफ जरदारी पे मुकदमे चले। और जब किसी हुकूमत को मसला होता है वो सबसे पहले उनको बंद कर देती है। हम भी इसलिए खड़े हो जाते हैं कि अदालतें भी इनका फैसला नहीं करती ना, वो भी मुंतजिर रहती हैं कौन सी हुकूमत आके हमें क्या कहती है कि इस आदमी के साथ क्या करना है। लेकिन अदालत से जब कोई सजा आ जाए, गलत हो सही हो जो भी हो, उसी के सामने जाना पड़ता है। भुट्टो साहब की फांसी जो है उसको जुडिशियल मर्डर कहा जाता है। रेफरेंस के हम इंतजार में, सबको मालूम है गलत हुई थी। सही शैला साहब, आई कम बैक टू यू। असद, ये जो इस वक्त मियाँ साहब ने प्री इलेक्शन अलायंसेज और नून लीग ने स्टार्ट किए हैं, सिंध और अभी तक तो बलूचिस्तान की बात चल रही है, एक तो मुझे ये बताएं कि क्या आपको ये भी लगता है कि मियाँ साहब ये पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के और खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक ग्रुप के साथ भी इसी तरीके का कुछ करने लगे हैं? अच्छा देखिए, एक जुमला सिर्फ मुझे कह लेने दें। सिंधु साहब ने जो कहा ना कि मैं आपको जजमेंट भेज देता हूँ, ये सारे जजमेंट्स जो हैं ये सिंधु साहब खुद भी उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे में, कमरा नंबर 1 में खड़े थे, मैं भी खड़ा था। और उस दिन आजम नज़ीर तारड़ साहब ने ये तमाम जजमेंट्स जब सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की, तो गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, इनको याद होगा सिंधु साहब को, उन्होंने कहा कि जनाब जो आप जजमेंट्स पेश कर रहे हैं, या आपके केस पे तो पूरी उतरती नहीं है, क्योंकि आप उन लोगों की मिसाल दे रहे हैं जो मुल्जिम थे, और यहां पर ये कॉन्विक्टेड शख्स है, तो इसलिए ये जजमेंट्स यहां पर अप्लाई नहीं होती। वो अलग बात है कि नैब जो है वो पीछे हट गया और वो आपकी उसको कोई एतराज नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये आर्गुमेंट तो वहां पर खुद कमरा अदालत में जज साहब ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है, जो यहां पर संधू साहब पेश कर रहे हैं। दूसरा जो भी आपने सवाल किया था दोनों मेहमानों से, नकवी साहब, आपने कहा था कि पीपल्स पार्टी कहते कि हम नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे, या नून लीग कहते कि हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे। तो देखिए, ये इसको ना अगर हम कागज पे कैलकुलेशन करें तो समझना बड़ा आसान है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी, और कोई भी शख्स, कि पिछले दिनों पीपल्स पार्टी ने तहरीके इंसाफ के हक में बड़ी एक कैंपेन चलाई कि इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। अब इसको समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, अगर पंजाब से तहरीके इंसाफ को फर्ज कीजिए इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जाती, तो पंजाब से फिर नून लीग इतनी सीटें ले जाएगी कि जिनकी तादाद 141 में से 110 हो सकती है, 115 हो सकती है, और बाकी मुल्क से अगर वो सीटें मिलाएं तो ये 125 सीटें वो जीत सकते हैं। और अगर वो 125 सीटें जीत जाएं और मखसूस नशिस्तें साथ मिला लें और छोटी छोटी 2-3 जमातों को भी साथ मिला लें, बाप पार्टी को, तो फिर पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी की कैलकुलेशन ये है कि अगर पंजाब से तहरीके इंसाफ 40-50 सीटें ले तो फिर नून लीग 70-80 तक महदूद हो सकती है, और ऐसे में उनको सिंध की 50 सीटें मिलाकर हुकूमत बनाना पड़ेगी, जो कि पीपल्स पार्टी कैलकुलेट किए बैठी है। तो ये कोई रोमांस पीपल्स पार्टी पीटीआई का नहीं है, और ये कोई इख्तलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग का नहीं है। ये एक नंबर गेम है, ये कैलकुलेशंस हैं मेरे ख्याल में जो इन जमातों ने की हैं, और ये कैलकुलेशंस करना इनका राइट है। और आज हम देखते हैं इलेक्शन से पहले नारे भी लगाए जाते हैं, ये सिलेक्टेड भी किया जाता है। अभी आपने कहा भी है, तो शैला साहबा ने ये नहीं कहा कि नहीं हम ये फैसला नहीं करेंगे,
कि इनके साथ बैठेंगे। ये फैसला वो कर नहीं सकते और ये होगा नहीं। आप देख लीजिएगा कि अगर नून लीग पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना हुई तो पीपल्स पार्टी को दावत भी देंगे, पीपल्स पार्टी की दावत कबूल भी करेगी, बावजूद इसके कि 16 महीने की हुकूमत जब सबने मिलकर इकट्ठी की है, ये वो बारगेनिंग बारगेनिंग चिप होगी मुमकिन तौर पे, जिसको बिलावल कह रहे हैं कि वो फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ भी आंख रख लेंगे कि पीएम की सीट नहीं, उसमें तो देखें सीधा जिसकी सीटें ज्यादा होंगी वो प्राइम मिनिस्टर होगा। अगर पीपल्स दूसरे पार्टी नंबर वाला ज्यादा हो सदर जाएंगे, होगा, दूसरे नंबर वाला फिर वजीर खारजा बन जाएगा। तो ये तो इस तरह से है। लेकिन इसमें ये जो आजकल हम सुन रहे हैं ना, शजील मेमन साहब भी कह रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब भी कह रहे हैं, और भी लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देखें जी हमने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया, हमने मेहनत की, लेकिन इन्होंने परफॉर्म नहीं किया हमसे, हमारा शिकवा इनसे ये है। शजील मेमन साहब ने कल बयान दिया, परसों बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी ये 16 महीने इनको हमने लेकर दिए, हुकूमत बना के दी, लेकिन ये मईशत नहीं ठीक कर सके। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि पीपल्स पार्टी उस वक्त जब हुकूमत में थे, कमर ज़मान कारा साहब से हम अपने शोज में सवाल करते थे तो वो कहते थे, डिफेंड करते थे उन मुआशी पॉलिसीज को, सागडार साहब की पॉलिसीज को। आज आप कह रहे हैं नहीं ये परफॉर्म नहीं कर सके, यानी नाकामी सारी डाल दी है नून लीग के खाते में। और मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासी जमातों के दरमियान दो किस्म के इत्तेहाद बनते हैं। एक इत्तेहाद बनता है हुकूमत बनाने के लिए, कोई जमात जीत जाती है, वो ये कहती है कि हम ज़रा कंफर्टेबली ये तमाम मामला चला सकें और एहतजाज ना हो तो इसको ये दे दो, इस जमात को भी साथ शामिल कर लो। और एक अच्छा तरीका होता है कि आप ज़रा बेहतरीन तरीके से हुकूमत चला सकते हैं। लेकिन एक इत्तेहाद होता है इलेक्शन से पहले, और वो इत्तेहाद अक्सर सियासी जमात की कमज़ोरी ज़ाहिर करता है कि वो सिंगल हैंडेडली उस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्शंस में अच्छी सीटें निकाल सके, तो फिर वो प्री इलेक्शन अलाइंसेस बनाते हैं किसी लार्जर कॉज के लिए, किसी बड़े को शिकस्त देने के लिए। अभी एक ऐसा सियासी मंजरनामा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको गायब कर दिया गया है, ऐसे में मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अलाइंसेस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ सर्वेज आए थे लाहौर में भी और ओवरऑल पंजाब में। मुस्लिम लीग नवाज ने अपने डिजिटल चैनल से वो सर्वेस पोस्ट की और उसमें 90% चेयरमैन तहरीक इंसाफ और 3% मियाँ साहब, इस किस्म के जब फिगर्स आ रहे थे और अचानक ये अलाइंसेस का सिलसिला शुरू हो गया। सिंधु साहब से ज़रा पूछते हैं। सिंधु साहब ये बताइए कि हमें ये भी पता चल रहा है कि मियाँ साहब के लिए लाहौर से बाहर हल्का ढूंढा जा रहा है, शायद वो खाकान अब्बासी वाली सीट पर लड़ें, सरगोदा से लड़ें, लसबेला से असलम बुतानी वाले हल्के से लड़ें, या कासिम सूरी साहब वाला हल्का कोयटा का वहाँ से लड़ें, कराची से जो कादिर मंदोखेल साहब वाली सीट है वहाँ पर सुन रहे हैं कि या मरीम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ लड़ें। तो पंजाब में क्या लाहौर में कोई ख़तरा पड़ गया आप लोगों को? नहीं नकवी साहब, ऐसी कोई बात नहीं। मियाँ साहब जहाँ से लड़ेंगे, चाहे लाहौर से लड़े या कराची से लड़े, मियाँ साहब आप देखेंगे मतलब 100% बहुत भारी एक सीरीज से जीत जाएंगे। और ऐसी कोई बात भी नहीं है कि मतलब कोई खतरा है या कुछ। ये सर्वे वगैरह तो होते रहते हैं, ये कभी किसी तरफ आगे। मैं असद भाई का जवाब देना चाहता हूँ, जो आप भी फरमा रहे थे कि महज इस बुनियाद पर इस पार्टी ने या इसके बंदों ने जिन्होंने फौजी तंसीबात पे हमला किया नवंबर को, उनको इलेक्शन के लिए इजाजत दे दी जाए? क्या इस बात पे, इस गारंटी पे कि उनको शायद क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, चाहे जो भी जुर्म किया इनको इसलिए इलेक्शन की इजाजत दे दी? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। हाँ, पीटीआई के बहुत सारे लोगों से हम राब्ते में, उनसे बात होती है और उनसे बहुत अच्छे भी लोग हैं। कौन मसलन? जी कुछ मिसाल भी दे दें। वो कहते हैं वो सवाल आता है डेफिनेशन के 2 नंबर होते हैं, मिसालों के 3 नंबर होते हैं, मिसालें दे के वाजे करें। और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बातचीत होती है, मतलब जिन लोगों ने उस 9 वाले काम में कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने अगर मतलब क्या कहना चाहिए, जो जर्नल्स थे या GHQ था या हमारे फैसलाबाद का था ISA का दफ्तर या लाहौर वाला या पिंडी वाला व्हाटएवर, जिन्होंने मुजस्मे उठा के फेंके हैं, मतलब कौमी हीरोज की, और जिन्होंने जो जंगी लड़ी हुई है, जो इस शरपसंदी में शामिल नहीं थे वो पीटीआई के टिकट से लड़ सकते हैं या पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़ सकते हैं? वो तो इलेक्शन कमिशन करेगा डिसाइड, वो मैं तो नहीं डिसाइड कर सकता। आपकी राय भी तो होगी ना? नहीं, राय मेरी इलेक्शन तो नहीं की, सबको इजाजत तो नहीं है। इलेक्शन में क्या है, इलेक्शन तो उसी ने जीतना जिसने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जीतेगा, जो भी जीतेगा। सही, लेकिन उन लोगों को इजाजत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी,
जो 9 मई वाले वाकयात में मुलव्वस थे और जिन्होंने उसकी प्रेपरेशन की है, और जो परपिट्रेटर्स असल में मेन जो पीछे बैक पे बिहाइंड में थे। और अभी आप रिसेंट देख लेंगे किस तरह से जाली वीजे लिए जाते हैं। एक मुल्क है, नामालूम सा मुल्क है, छोटा सा जजीरा है, और ये किस वजह से हो गया। सिंधु साहब, आसान सी बात ये समझ आती है कि आप अपनी कारकर्दगी पे नहीं, पीटीआई की जो 9 मई की कारकर्दगी थी, आप उस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। भी होता है, अपनी कारकर्दगी भी होगी, क्योंकि उससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि 17 में क्या था। लेकिन जो कुछ इन्होंने किया ये आज तक ऐसा हुआ नहीं। इवन जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी होगी, मोहतरमा शहीद होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कभी कहा कि जो अदारे हैं मुल्क के वो तबाह कर दी जाए। मियां नवाज शरीफ साहब को सही सिंधु साहब जो है वो, अभी मैं वापस आता हूं आपसे, आखिर में शॉर्ट कमेंट लेना है। शैला साहिबा ये बताइएगा कि जो सिंध में इत्तेहाद बना रही है नून लीग, जीडीए, JUIF, MQM, छोटी जमातें, तो पीपल्स पार्टी को कोई खतरा महसूस हो रहा है, या यू आर कंफर्टेबल के ठीक है आज सब इकट्ठे हो जाए, हम ढा देंगे? सर देखें, ये जो GDA है, इसमें इसका मतलब ही ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है। इसमें JUI, जमाते इस्लामी, PTI, MQM और मुस्लिम लीग शामिल होते हैं, और सिंध में इसको लीड करती है मुस्लिम लीग फंक्शनल। तो ये ऑलरेडी हमसे लड़ चुका है 2018 में, ये हमारे सामने खड़ा था। अब सिर्फ फर्क ये हुआ है कि कराची और हैदराबाद के शहरी सतह पर MQM और नून लीग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कल मैंने सुना था कि MQM की तरफ से कहा जा रहा था कि अभी तक कोई सीट एडजस्टमेंट की बातें नहीं हुई। देखिए, मैंने, आप लोग टिकर भी चला रहे हो मेरा, कि हमारी किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं। देखिए, PTI की मैं यही कहूंगी कि अभी तक अदालत से भी उन पे कोई पाबंदी नहीं लगी, उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई मामला नहीं आया। जो लोग गिरफ्तार हैं उन पे भी हम समझते हैं कि मुकदमे चले और उनका फैसला हो, और जो फिर मासूम साबित हो। और ये स्पीड अप होना चाहिए, ये स्पीड अप होना चाहिए ना। हमारी तो उनसे दुश्मनी नहीं है, उन्होंने बेशक निभाई ना, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को कभी, मुझ जैसी को भी जो है उन्होंने FIA और NAB के नोटिस भेजे, लेकिन और फिर लीडरशिप के साथ जो भी, लेकिन हमारी नहीं है, वो जो करें। असल जो मामला है वो ये है कि देखें, ये बनाए इत्तेहाद, हमें कोई मसला नहीं है। आप किसी के साथ इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं बनाएंगे। आपकी दो बातें, एक पुरानी वाली बात भी, ये जो आपने मुझसे पुरानी बात की थी, ये बहुत बड़ी बात थी, मेरे कद से बड़ी बात थी। इसमें मैं जवाब नहीं दे सकती कि जीतने के बाद किससे बात की जाएगी। यकीनन कि अगर PTI जीती, जिसको हम 100% कहते हैं, पहले दिन कह दिया सेलेक्टेड वजीर आजम, जिसको हमने RTS का इलेक्शन कहा, जिसको हमने हर तरह का, जिसको थर्ड ऑप्शन ज़हीरुल इस्लाम ने कह दिया, हमने पार्लियामेंट को ताला नहीं लगने दिया। 2013 का इलेक्शन, जिसको RO का इलेक्शन कहा, जिसके लिए सब जानते हैं कि 10 बजे जब स्पीच हुई तो उसमें ये भी कहा गया कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी दो, नहीं चली, गवर्नमेंट नहीं चल सकी, नहीं कुछ कर सके। हमने उसको भी कि पार्लियामेंट को ताला ना लगे। लेकिन हमारी हर मसलहत को अगर हमारी कमजोरी समझा जाएगा तो मुझे किसी एक रिजल्ट बता दें कि कोई एक तजर्बे की कामयाबी से मुल्क आगे बढ़ा। मुल्क आगे जब ही बढ़ेगा जब आवाम के नुमाइंदे होंगे। आप देखिए कि 2009 में बीबी साहिबा की शहादत के बाद जब हम आए हैं तो हम 126 थे, और 126 वालों ने क्या कहते हैं, आइन को भी सही जगह दी। हमने गवादर जो है उसको सिंगापुर से लेके चाइना को दिया। हमारी जो पॉलिसी थी वो एग्री बेस्ड थी, हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो मैं गिनवा सकती हूँ। और आज भी जब हम अब इसके ऊपर डिबेट लंबी हो जाएगी। नून लीग जो इस वक्त चार्जशीट कर रही है ना, वो जो 2017 की कारकर्दगी के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो कहते हैं 2013 में तबाह हाल, लुटा पटा पाकिस्तान मिला था। बिजली इन्होंने बनाई है, 3 साल में बिजली प्रोड्यूस होती है, कारखाने हमने लगाए। जो इन्होंने काम किया वो CPEC के सिग्नेटरी आसिफ साहब हैं, उसको एग्जीक्यूट वक्त कम रह गया। असद मुझे ये बताइए कि वो एक तरफ दावे कि हर हल्के में शेर धाड़ेगा, और इस तरफ अलायंसेस भी उनके साथ जिनके बारे में वो कहते थे कि बाप का बाप, और वो ताने दिए जाते थे।
मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब की ये जो अलायंसेज हैं, ये उनकी सियासी कमजोरी है या सियासी बसीरत है कि मैंने ऐसे आगे लेके चलना? सियासी ज़रूरत है मेरा ख्याल है उनकी, जो उसके लिए एक और कॉम्प्रोमाइज़ भी उन्होंने किया है। देखिए, उन्होंने कहा था कि वो लोग जिन्होंने बेवफाई की, जो लोटे हो गए, उनको हम अपनी पार्टी में वापस शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अभी कल और आज 4-5 इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल किया गया है, जिनमें खुशाब से भी हैं, जिनमें मुजफ्फरगढ़ से भी हैं, मुख्तलिफ जगहों से हैं। इन 5 लोगों को जो है वो शामिल किया है अपनी पार्टी में, और कुछ और लोग भी आ रहे हैं जिनके बारे में कह चुके थे कि हम इलेक्टेबल्स को नहीं लेंगे। और क्यों? साथ में एक स्टेटमेंट भी आई है। वो स्टेटमेंट यह है कि हम इनको इसलिए ले रहे हैं कि हमारी जरूरत है 2/3 अक्सरियत। यानी जहां एक तरफ सर्वेज आ रहे हैं 92% और बमुकाबला 7%, जहां सर्वेज आ रहे हैं 96% और 13% और 1% जो है वो बाकी सारी जमातों का होता है। ऐसे सर्वे के नतीजे में नून लीग सादा अक्सरियत नहीं बल्कि 2/3 अक्सरियत मांग रही है। और उसके लिए लेकिन असद ट्विटर पे होने वाला सर्वे, आवाम से मांगे ना, ट्विटर पे होने वाला सर्वे, डू यू थिंक कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है किसी हल्के की? अच्छा, सिर्फ ये ट्विटर पे नहीं हुए हैं, ये मुख्तलिफ तंजीमों ने जाकर सर्वे भी किए हैं, और मुख्तलिफ जो न्यूज चैनल्स हैं, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके एंकर्स ने भी जाके बाहर सर्वेस किए हैं। और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि जिन्होंने फिर बाद में इसमें मैनिपुलेशन भी की है। और ये जो सोशल मीडिया के लोग माइक लेकर बाहर जाते हैं हल्कों में, उनके सर्विस भी हमारे सामने है। तो ये आप सबको मिलाकर देख रहे हैं, इस वक्त पोजीशन जाहिर है नून लीग की अच्छी नहीं है। आप अभी खुद ही बता रहे थे कि लाहौर में इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है, और वो ढूंढ रहे हैं कि किसी इलेक्टेबल का हल्का पकड़ लें जहां से वहां पर वोट मिलने ही मिलना है। तो ऐसी जगह पर जाकर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। सही, वक्त बिल्कुल कम रह गया। लास्ट कॉमेंट सिंधु साहब, असद कह रहे हैं कि ना ये सियासी बसीरत है ना सियासी कमजोरी है, असल में ये सियासी जरूरत है जिसके लिए आप ये अब इधर उधर देख रहे हैं। असद भाई, ये सियासी बसीरत भी है और सियासी बसारत भी है, ये दोनों चीजें। मियां नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत लेंगे। पीपल्स पार्टी को पता होना चाहिए कि मुर्जा वहाब को, जो उस वक्त हम बिल्कुल ठीक थे जब 30 वोट नून के मिले और ये मेयर बने, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। सर्वे ये कोई आप दोबारा जीत गए, हमारी हुकूमत नहीं है। आपको पता है किस तरह से सर्वे होते हैं? मुझे भी नहीं है, हमारा तो कराची का अलग मसला था, लेकिन एमक्यूएम तो कराची में 4 टुकड़े जुड़ भी जाए तो कुछ नहीं कर सकते। पर आएंगे, आपके सामने इलेक्शन होगा, आप सब देखेंगे। और असद भाई, मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, आप जिस भी पोलिंग स्टेशन पे कहेंगे। सही। अब वक्त खत्म हो गया। सिंधु साहब बहुत बहुत शुक्रिया, साहिबा शुक्रिया, असदुल्ला खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं, और इस वक्त तमाम कोशिश होनी चाहिए कि इनको लीस्ट कंट्रोवर्शियल रखा जाए। मोहसिन नकवी साहब की मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो दिखा दी थी, उनका जो एक क्लोज कमराडरी नज़र आती है मुस्लिम लीग नवाज से, उसका अगर पब्लिक इजहार कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी वो बेशक उनके साथ राह रस्म रखें, ज़ाती तौर पर ताल्लुकात रखने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसका पब्लिक डिस्प्ले इस वक्त इलेक्शन के माहौल को गंदा और परागंदा कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।